आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इनमें से ये चैप्टर से पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। जो पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है वो है वित्तीय संस्थाओं किसी भी देश का मेरुदंड होता है। ये ऐसी संस्थाएं होती है जो लोगों की आवश्यकताओं के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख और मुद्रा संबंधी कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बिहार में बिस्कोमान ऐसी सरकारी संस्था है जो कृषि क्षेत्र में साख या ऋण उपलब्ध कराती है। तीसरा पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक आदि सरकारी बैंक हैं। ये सब क्या सरकारी बैंक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक आदि अर्ध सरकारी बैंक हैं। ये आरबीआई के निर्देशन में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, एक राज्य वित्तीय संस्थाएं। नेक्स्ट है छठा नंबर, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दो मुख्य अंग हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है, जबकि भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराता है। भारत की संगठित बैंकिंग प्रणाली 3 प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में है, केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे मुंबई। नेक्स्ट है, यहाँ की एक सुसंगठित पूंजी बाजार है। मुंबई में स्थित इस पूंजी बाजार को दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। क्या कहते हैं, दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री, इन्हें यह पुरस्कार 2006 में मिला था। उन्हें बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्त प्रबंधन से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके ये एग्जाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के संस्थागत वित्तीय स्रोत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड हैं। नेक्स्ट है, राज्य के गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार हैं। 13वां पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन ऋण प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन है। नेक्स्ट है 14 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 48% लोग गैर सरकारी संस्थागत स्रोतों से ऋण लेते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर, बिहार में सहकारी साख व्यवस्था त्रिस्तरीय है। गांव में प्राथमिक सहकारी समितियां, जिसको बोलते हैं पैक्स बोलते हैं, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। नेक्स्ट है, बिहार में 16 नंबर पॉइंट है, बिहार में जिला स्तर पर 25 केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत हैं। बिहार के 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 6,842 प्राथमिक सहकारी कृषि समितियां पैक्स कार्यरत हैं। 18 नंबर है, बिहार सरकार के वित्त विभाग के 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 295 सहकारी बैंक और 8,643 पैक्स कार्यरत हैं। इनमें से 3,962 पैक्स घाटे में चल रही है। नेक्स्ट सवाल आपके, नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य में किसानों के दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक देती है। इसका प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक और राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक है। नेक्स्ट है, देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 में बनाई। 21वां पॉइंट है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी और देश में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, इसको छोटे बोलते हैं नाबार्ड, की स्थापना 12 जुलाई को। यह देश के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त सुविधा देने वाली सबसे बड़ी संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है, सहकारिता का सिद्धांत। नेक्स्ट होंगे आपके 24 नंबर, बिहार में किसानों की बाढ़, सूखा, भूकंप आदि आपदाओं के बाद साख की सुविधा दी जाती है। 24वां पॉइंट है, बैंक के
कार्य और उनके द्वारा किए जाने वाले ऋण के प्रकार को याद रखें। नेक्स्ट है सहकारिता का सिद्धांत सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सहकारिता की शुरुआत 1924 ईस्वी में सहकारिता साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ हुआ। इसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर साख समिति बना सकते हैं। आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि सहकारिता की जो शुरुआत हुई थी 1904 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट बात है सहकारी समितियों के सुधार के लिए 1912 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट है सहकारी समितियों की प्रगति के मूल्यांकन और सुझाव के लिए 1914 में मेगलन समिति का गठन किया गया। 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरण विषय बन गया। और जो नेक्स्ट सवाल है आपके 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना हुई। अब आपके एग्जाम में पूछते हैं कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1935 में। इनकी मुख्यालय कहाँ पे है, एक सवाल अगर पूछें तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई है। क्या पे है, मुंबई में, मुंबई का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रिजर्व बैंक के बारे में है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक या फिर इसको हम कहते हैं बैंकों का बैंक कहते हैं। किसको बोलते हैं, आरबीआई को। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 है। इनमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है ना, ये बड़ी इकाई कहेंगे। नेक्स्ट है आरबीआई 1937 में आरबीआई के अंतर्गत कृषि शाख विभाग का गठन किया गया। नेक्स्ट वाला है बिहार में ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी, जूता और ईंट निर्माण उद्योग सहकारिता के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह है। नेक्स्ट है भारत में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत 1980 के दशक में के अंत में 1990 के दशक में नाबार्ड की पहल पर विशेष रुचि लेने के कारण पूरे देश में फैल गई। नेक्स्ट है बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादन संघ सुधा के ब्रांड नाम से दूध और दूध उत्पाद बेचता है। वर्ष 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है बिहार में कृषि ऋण में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी मात्र 10%। सेबी शेयर बाजार यानी प्रतिभूति बाजार का नियामक संस्था है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के हमारी वित्तीय संस्थाएं का। जो पहला क्वेश्चन है वित्तीय संस्थाएं से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए साख और मुद्रा संबंधी कार्य करती है, उन्हें वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। वित्तीय संस्थाएं कृषि, उद्योग, व्यापार आदि आर्थिक कार्यों के लिए मौद्रिक प्रबंधन करती है। ये वित्तीय संस्थाएं राज्य द्वारा संपोषित होते हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड को पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती है। जो पहला संस्था होती है वो होती है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण और निर्देशन करती है, राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन करती है, उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय बैंक आदि। अगला है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो राज्य स्तर पर वित्तीय और साख नीतियों का निर्देशन, निर्धारण और वित्त प्रबंधन करती है, उन्हें राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जैसे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि। नेक्स्ट सवाल है आपके सवाल नंबर 2, राज्य के वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षिप्त वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, आंसर है राज्य की वित्तीय संस्थाओं के 2 भागों में बांटा गया है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जिन पर सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं रहता, उन्हें गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कहती हैं। जिनके अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार आते हैं। ये साख के परंपरागत स्रोत हैं। इनसे ऋण लेना आसान होता है। इन स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए जमीन, जेवर आदि कीमती अमानत के तौर पर देने पड़ते हैं। उनकी ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जिन पर सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रभावी
प्रभावी नियंत्रण रहता है। उन्हें संस्थागत वित्तीय संस्थान कहते हैं। इनके अंतर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि आते हैं। संस्थागत वित्तीय संस्थान किसान, सीमांत और छोटे कारीगरों और समाज के अन्य गरीब वर्ग के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साख या ऋण सुविधा देते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर आपके 3, किसानों को साख या ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परंपरागत कृषि स्रोत की तुलना में आधुनिक कृषि बहुत निवेश की जरूरत होती है। किसानों की अच्छी उपज के लिए उच्च गुणवत्ता और उपज वाली बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि का उपयोग करना पड़ता है। हल, बैल, ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट जैसे किसान मशीनें और कृषि में अस्थायी सुधार के लिए भी किसानों को निवेश की जरूरत होती है। इनके अलावा भूकंप, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं के बाद किसानों को पूंजी की जरूरत होती है। किसानों को अपनी इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साख या ऋण की जरूरत होती है। नेक्स्ट सवाल है आपके 4 नंबर, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? किस टाइप के आपको जमा कर सकते हैं बैंक में? तो जो पहला होता है वो होता है अस्थायी जमा, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। अस्थायी जमा खाते में राशि का एक निश्चित अवधि में जमा किया जाता है। यह अवधि 1 वर्ष या उससे अधिक हो सकता है। सामान्य स्थिति में निश्चित अवधि के दौरान जमा राशि नहीं निकाली जा सकती है। इसी तरह राशि पर ब्याज अधिक मिलता है। नेक्स्ट है चालू जमा, करंट डिपॉजिट। चालू जमा खाते में व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जमा राशि कर सकता है और निकाल सकता है। सामान्यतः यह खाता व्यापारियों, बड़ी संस्थाओं और के लिए उपयोगी होता है। इसे मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है संचयी जमा। संचयी जमा खाते में व्यक्ति जब चाहे राशि जमा कर सकता है, लेकिन राशि निकालने के अधिकतर सीमित होते हैं। इस खाते में एक बार में एक निश्चित सीमा से अधिक रुपये नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट है आवर्ती जमा, इसे बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। आवर्ती जमा खाते में बैंक जब अपने ग्राहकों के प्रति माह एक निश्चित राशि एक निश्चित समय के लिए जमा लेते हैं। इसके बाद एक निश्चित राशि ग्राहकों को मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सहकारिता से आप क्या समझते हैं? सहकारिता का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। इसका मूल सिद्धांत सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सबके लिए, है ना। अर्थशास्त्री में सहकारिता का एक व्यापक अर्थ है एक ऐसा संगठन जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियां अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से मिलजुल कर अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं। इसमें विपणन और शक्तिहीन व्यक्तियां एक दूसरे के साथ व्यापारिक सहयोग द्वारा अपने जीवन के समृद्ध कर सकते हैं और अपना नैतिक विकास कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सहकारिता वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें मनुष्य की आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक और आर्थिक स्तर के आस पास पड़ोस के लोगों को एक ऐसा स्वैच्छिक और संस्थाई समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित होकर आपसी सहयोग और संसाधनों के विकास के लिए प्रयास करें, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और ये अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सके। वास्तव में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं के एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत और बैंकों के लिए ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने और विकास गतिविधि चलाकर गांव के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण में योगदान करता है। नेक्स्ट सवाल है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई? संक्षिप्त वर्णन करें अथवा भारत में सहकारिता के विकास का वर्णन करें। भारत में निर्धनता और कमजोर वर्ग के लोगों और किसानों की सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार सहकारी समितियों की स्थापना की जरूरत महसूस हुई। 1904 ईस्वी में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ सहकारिता की शुरुआत हुई। इसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन इस अधिनियम में गैर साख समितियों की स्थापना का कोई प्रावधान नहीं था। 1912 ईस्वी में सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और उनके क्षेत्र में विस्तार के लिए एक और अधिनियम पारित किया गया। इसे गैर साख समितियों के गठन की अनुमति दी गई। इनमें ऋण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियों के गठन और प्राथमिक समितियों की देखरेख के लिए केंद्रीय संगठनों की स्थापना की व्यवस्था की गई। इसकी प्रगति के मूल्यांकन और विकास की रूपरेखा निर्धारित
करने के लिए 1914 ईस्वी में मैक्सवेलन समिति बनाई गई। इस समिति ने सहकारी समितियों के विकास के लिए एक सुझाव दिए। 1919 ईस्वी में सहकारी प्रांतीय विषय बना दिया गया। अब इसका संचालन राज्य सरकार करने लगी है, लेकिन 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी के कारण इसका विकास रुक गया था। 1935 ईस्वी में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद 1937 में कृषि साख विभाग का गठन किया गया। इसकी सहकारिता के विकास के प्रोत्साहन मिला। आज़ादी के बाद सरकार ने सहकारिता के विकास और सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए हैं। पिछले 10 वर्षों में सहकारी समिति की संख्या 1,05,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गई। नेक्स्ट सवाल है, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। गांव, कस्बों और जिला में गरीब जरूरतमंद परिवारों के स्वयं सहायता समूह से जुड़कर छोटे पैमाने पर साख या ऋण की सुविधा प्रदान करना सूक्ष्म वित्त योजना है। इसके द्वारा स्वयं सहायता समूहों को व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों से जोड़ने का प्रयास किया गया। यह योजना गरीबों के निवारण का एक सक्षम विकल्प है। इस योजना की सफलता का एक उदाहरण बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया, वर्णन करें। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख समितियों का निर्धारण और निर्देशन करती है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन करती है, उन्हें राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक आदि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतीय मुद्रा बाजार की संस्थाएं। देश के वे मौद्रिक बाजार जहां उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन और मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बांटा गया है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक के सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास बैंक और विदेशी बैंक शामिल है। और संगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर्स यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं या कंपनियां शामिल हैं। अगला है भारतीय पूंजी बाजार की संस्थाएं। देश का वह बाजार जो दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराते हैं, उसे भारतीय पूंजी बाजार कहते हैं। दीर्घकालीन पूंजी की जरूरत बड़े बड़े उद्योग घरानों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए इसके अंतर्गत प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त बैंक संस्थान और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी आती है। ये संस्थाएं सार्वजनिक विकास जैसे सड़क, रेलवे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, विद्युत उत्पादन संयंत्र, बड़े बड़े निजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र के उद्योगों की संचालन के आवश्यक पूंजी देते हैं। राष्ट्र के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्यों की वर्णन करें। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय स्रोतों के कार्य। सहकारी बैंक। बिहार में त्रिस्तरीय सहकारी साख व्यवस्था है। गांव में प्राथमिक सहकारी साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। इनके माध्यम से राज्य के किसानों के अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन ऋण की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है प्राथमिक सहकारी समितियां। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋणों की जरूरत की पूर्ति के लिए किया गया है। एक गांव या क्षेत्र के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति पैक्स का गठन कर सकता है। यह सामान्यतः एक वर्ष के लिए ऋण देती है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक। इसकी स्थापना राज्य के किसान को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए किया है। पहले इसे भूमि बंधक बैंक कहा जाता था। यह किसानों की भूमि के बंधक देखकर कृषि के सुधार और विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देते थे। इसकी अवधि 15 से 20 वर्ष तक होती है। इसका उपयोग किसान ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, मकान बनाने या अन्य साधन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक। यह कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्र के साख प्रदान करता है। देश में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968-1969 में उनके राष्ट्रीयकरण के बाद व्यावसायिक बैंक किसानों को अधिक ऋण देने लगे हैं, लेकिन राज्य में इनके द्वारा
दिए गए ऋण की मात्रा किसानों को ज़रूरत से बहुत कम है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। सीमांत और छोटे कारीगरों और अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। नेक्स्ट नाबार्ड, यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त सुविधाएं प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाओं, व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्त की सुविधा देते हैं। ये बैंक किसानों को यह सुविधा देते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। जमा राशि स्वीकार करना, यह बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। ये अपने ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करते हैं। व्यक्ति या संस्था अपने आय का एक भाग बचाते हैं। लोग यह राशि चोरी हो जाने के भय से ये ब्याज कमाने के लिए बैंक में रखते हैं। ऋण प्रदान करना, यह बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। बैंक के पास जो धन जमा के रूप में आता है, उसमें से निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंकों द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दिया जाता है। बैंक लोगों या सरकारों संस्थाओं को उत्पादक कार्यों के लिए उचित जमानत पर ऋण देती है। नेक्स्ट है सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। बैंक कई प्रकार के सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य करते हैं। ये अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र यानी चेक जारी करते हैं। इसकी सहायता से व्यापारी विदेशों में भी आसानी से माल उधार खरीदते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा देती है जिसमें लोग अपनी कीमती आभूषण और कागजात रखते हैं। इसके अलावा बैंक अपने ग्राहकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा के लिए ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी देते हैं। नेक्स्ट सवाल है एजेंसी संबंधी कार्य। वर्तमान समय में बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंसी के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत ये निम्नलिखित कार्य होते हैं। चेक, बिल और ड्राफ्ट का संकलन। नेक्स्ट है ब्याज और लाभांश का संकलन और वितरण। ब्याज, ऋण और बीमे की किस्तों का भुगतान। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। और नेक्स्ट है ड्राफ्ट और डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण। साक्षरता के मूल तत्व क्या हैं? राज्य के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। साक्षरता के मुख्य 3 मूल तत्व या आधारित सिद्धांत हैं। संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। लोग अपनी इच्छा से सरकारी संगठन के सदस्य बनते हैं। इसका प्रबंधन और संचालन जनतांत्रिक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसके आर्थिक उद्देश्यों में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं बल्कि आत्म सहायता और पारिवारिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के लाभ और सुख समृद्धि को बढ़ावा देना है। बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद यहाँ केवल कृषि भूमि ही एकमात्र मूल साधन है। इस पर बिहार की 80% आबादी निर्भर है। राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण और ईंट बनाने जैसे रोजगारों सहकारिता के सहयोग से चल रहा है। बिहार में राज्य सहकारी दूध उत्पादन संबंधी कार्य दूध में बहुत सफल रहा। यह सुधा के ब्रांड के नाम से दूध और दुग्ध उत्पादों के बेचता है। सहकारिता द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए बहुत संभावना है। राज्य स्तरीय सहकारी बैंक इसके लिए ऋण देती है। इस तरह के रोजगार से लोगों को अब आय बढ़ रही हो, इसका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में महिलाओं किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है, वर्णन करें। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब खासकर महिलाएं छोटे समूह में संगठित होकर अपनी बचत पूंजी को जमा करती है। एक सहायता समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। ये नियमित रूप से बचत करके पूंजी का निर्माण करते हैं। बचत की रकम परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। जब समूह 1-2 वर्षों तक नियमित रूप से बचत करता है तो किसी बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाते हैं। बैंक समूह के नाम पर ऋण देता है। समूह के सदस्य बचत और ऋण के संबंधित अधिकांश निर्णय स्वयं लेते हैं। प्रायः महिला ऋण लौटाने के दायित्व के प्रति बहुत गंभीर होते हैं, इसलिए बैंक इन्हें बिना किसी जमानत के ऋण देती है। इस तरह के समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने और उनके ऋणाधार की कमी को पूरा करने में सहायता होती है। इन समूहों को महिलाएं स्वावलंबी होने के साथ साथ अपनी नियमित बैठकों, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक विषयों पर आपस में चर्चा करती। इस तरह महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खुद अपने परिवार और राज्य के विकास में भी योगदान देती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार के ऋण प्रदान करती है।
व्यवसाय बैंक निम्नलिखित प्रकार से ऋण प्रदान करते हैं। अभियाजित एवं अल्पकालिक ऋण। इस प्रकार का ऋण एक दिन से लेकर एक सप्ताह के लिए यह केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार के ऋण की मांग मुद्रा बाजार की संस्थाएं करती है। नगद साख। इस प्रकार की व्यवस्था में बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यावसायिक माल या अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों दर पर ऋण देती है। नेक्स्ट, अधिविकर्ष। जब बैंक अपने ग्राहकों को अपने खाते में जमा रकम को से अधिक रकम निकालने की सुविधा देती है तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक इस अधिक रकम के लिए अपने ग्राहकों से उचित जमानत लेते हैं और इस प्रकार के ऋण पर ब्याज अधिक लेते हैं। नेक्स्ट है विनिमय बिलों को भुनाना। बैंक विनिमय बिलों को भुनाने भी ग्राहकों को ऋण देते हैं। इसमें बैंक बिलों से कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान ऋणी को कर देता है। यह कटौती दर ब्याज दर के समान होती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण एवं अग्रिम। जब ऋण एक वर्ष निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उसे ऋण या अग्रिम कहते हैं। इस प्रकार के ऋण में बैंक उचित जमानत लेते हैं और ब्याज दर भी अधिक होती है। तो बच्चों ये सब आज था इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 का ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग देखें और आप लोग अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।